वैशाली। यस सर। हाँ। यस्टरडे लेक्चर में तुम नहीं थी। यस सर। क्या हो गया बेटे? सर कहीं बाहर जाना था तो काम था थोड़ा सा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सत्यम। गुड आफ्टरनून सर। सत्यम शाश्वत। आफ्टरनून। हार्दिक शर्मा। गुड आफ्टरनून सर। यस हाँ। सर। आपका भी क्लास जो है नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत है बेटा? सर अभी ठीक है? वैक्सीन लगवा ली थी तो वही 4-5-6 दिन फीवर और बॉडी पेन ये सब। कौन सी लगवाई? सर कोवैक्सीन। ये तो बहुत ही अलग बात बता रहे हो बेटा, क्योंकि मैंने भी कल मॉर्निंग में वैक्सीन लगाई है। मॉर्निंग के आफ्टरनून में। और मैं देखिए आज आपके सामने क्लास ले रहा हूँ। सर तो फ्राइडे को लगवाई थी, सैटरडे तक मेरे को भी कुछ नहीं हुआ था सर। संडे फिर उसके बाद धीरे धीरे वो होने लगा। नहीं, हाथ में तो दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, लेकिन उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, सबको अलग अलग होता है। आपके नहीं हो रहा है, जैसे मेरे मेरे भी पापा को नहीं हुआ था पर भाई को हुआ था, ऐसे सर वो डिपेंड करता है। आपको हो रहा है, किसी को हो रहा नहीं हो रहा। क्योंकि इम्यूनिटी वैसे। कोवैक्सीन में साइड इफेक्ट कम है, कोविशील्ड में तो जरूर ये हो रहा है। तो या तो आपने कोविशील्ड लगाई होगी। एक बार इंश्योर कर लीजिए बेटा। ये ऐसा नहीं गलती से कोविशील्ड लग गई हो। कोवैक्सीन में नहीं है। हाँ नहीं। बस ये कि हाथ में थोड़ा भारी भारी सा हाथ है। और बाकी सब फाइन है, सही चल रहा है। Tomorrow, your first quiz of BCA 405 is scheduled at 9 a.m. यस सर। रिलेटेड अगर किसी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। यूनिट आपकी फर्स्ट और सेकेंड यूनिट आएगी उसमें। जब मैं फर्स्ट यूनिट की बात कर रहा हूं तो आप मान के चलिए कि थर्ड भी उसमें कवर हो जाएगी। ऐसे क्योंकि उसमें एसडीएलसी है। एसडीएलसी फेजेस कंसिस्ट विद एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। तो इनसे जो रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं वो भी उसमें आएंगे। इसलिए थोड़ा सा थर्ड यूनिट को भी आप पढ़ के जाइए। पढ़ के ही पेपर को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है? यस सर। हाँ, थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा बेटे, क्योंकि ये ना हो कि बात सोचें कि नहीं फर्स्ट और सेकेंड यूनिट बोला है सर ने। तो फर्स्ट यूनिट में मैंने बताया ना ये टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स के भी क्वेश्चन उसमें बनते हैं। ट्यूट शीट 4 भी लिखना शुरू कर दीजिए। लगभग हाफ मार्जिन तक हम लोग पहुंच गए हैं। ये हम लोग का 36 ऑफिशियल लेक्चर है, तो इसलिए फटाफट उसको भी लिख के जमा करिए। और जिनका थर्ड पेंडिंग है वो जरूर सबमिट कर दें। डिले जितना करते जाएंगे उतना ही आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अटेंडेंस इंप्रूव करिए सारी क्लासेस में। कोई से रिलेटेड और किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। रवि चौहान। यस सर। हाँ, सब चीजें बेटा सही से हो गई मैनेज? हाँ सर।
चलिए, बहुत बड़ा काम आपका हो गया। यस सर। प्रॉपरली आप क्लास कर रहे हैं कि अभी भी कहीं इंगेज हैं? नो सर, कर रहा हूँ। नोट्स भी अपने प्रिपेयर करिए। अमन त्रिपाठी, आप बहुत दिनों बाद क्लास में आए हैं। यस सर। हाँ, ऐसा क्यों बेटा? सर फीवर था 2 दिन से सर। अच्छा, दवाई लगवाई आपने भी? यस सर, 2 दिन पहले लगवाए थे कौन सी? सर, कोविड शील्ड। अच्छा, इतना ज्यादा फीवर आता है कि आदमी को मतलब ज्यादा परेशानी होती है, हैं? यस सर यस सर। सर 102 था सर, बहुत ज्यादा था सर, अच्छा, बॉडी पेन बहुत ज्यादा था। हालांकि मैंने दवाई वाई सब लेके रखी हुई है, अभी जरूरत नहीं है। ठीक, डिस्कस करते हैं हम लोग कल। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग ने कल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय प्रोजेक्ट प्लान, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, उसी कंटिन्यूएशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है, प्रॉपर्टीज एंड सम इम्पोर्टेंट। ये देखिए स्क्रीन शो हो रही है बेटा आप लोग को, इश्यूज इन प्लानिंग ड्यूरिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। थोड़ा सा मैं बड़ा और कर देता हूँ। कौन आया? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, मेजर इश्यूज इन प्लानिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ये आप लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, इश्यूज भी कह सकते हैं, या समटाइम्स जब हम लोग प्लानिंग ही डिस्कस कर रहे थे तो प्लानिंग में क्या रेज होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये लोग बहुत देर से, क्या बात है भाई, ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हेडिंग बना लीजिए, मेजर इश्यूज इन प्लानिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ये हेडिंग सभी लोग बना लीजिए। ये हेडिंग डाल ली सबने? यस सर। सत्यम? यस सर। हेडिंग बन गई है, मेजर इश्यूज इन प्लानिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। So there are various issues which may be faced or arises during planning any software project. First one is software requirements are frequently incorrect and incomplete. Whenever we collect the requirement by different activities or, एक मिनट बेटा जरा होल्ड करिएगा। अभिनव बहुत लेट ज्वाइन किया बेटा। सो
all the requirement which is collected by different requirement gathering techniques, चाहे वो आपका ऑब्जर्वेशन हो, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन हो, ऑफ साइट ऑब्जर्वेशन हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्वेश्चनायर, इंटरव्यू, डिस्कशन, इनके थ्रू जो भी हम लोग के पास रिक्वायरमेंट आती है वो ज्यादातर या तो इनकरेक्ट होती है या इनकम्प्लीट होती है, अगर आपने प्रॉपरली एक चैनल या मेथड ऑप्ट नहीं किया है। उसके बाद क्योंकि हमने आपको बताया ना फिजिबिलिटी स्टडी, आफ्टर गैदरिंग द रिक्वायरमेंट वी बिल्ड अ डॉक्यूमेंट दैट इज योर फिजिबिलिटी स्टडी एंड पुट इन फ्रंट ऑफ योर एक्चुअल कस्टमर to confirm their actual requirement or the need. Second, जो issues rise होता है, many software requirement specification are unstable and are subject to frequent and major changes. Maybe your customer is type of moody and choosy and he or she frequently change their requirement, or you can say that your user is not actually aware about the problem or requirements. उसको solution क्या चाहिए, टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, ये जो फंडामेंटल बेसिक्स हैं ये भी नहीं पता, तो ये कुछ अनस्टेबल रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, तो ये भी आपके प्लानिंग में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्लानिंग इज ऑफन नॉट अटेम्प्टेड अंडर द mistaken belief that is a waste of time and the plans will change anyway। ठीक है, तो कभी कभी ये भी एक कॉज होता है, कोई गलत अटेम्प्ट हो गया, प्लानिंग में वो जो रिस्क का फैक्टर है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उस केस में भी आपका टाइम और प्लान कभी भी चेंज भी हो सकता है और साथ ही साथ वो टाइम भी वेस्ट होगा। तो ये भी एक मेजर इशू है which may be happen during planning. Planning schedule and cost are not updated and are based on marketing need, not system requirements. So this will impact on your customers, your goodwill into the market. तो अगर जो costing और schedule proper, generalized और practically not matched with the need of the software and the actual outcome of the software, ठीक है, ऐसा हाइपोथेटिकल ना हो, कॉस्ट हम बहुत ज्यादा ना बढ़ा दें, शेड्यूल हमारा प्रॉपरली मेंटेन ना हो, उस ड्यूरेशन में जो भी ये प्रॉब्लम होगी वो आपकी ही मार्केट को खराब करती है। फिफ्थ पॉइंट, it is difficult to estimate the size and complexities of software project in order to make a realistic cost and schedule estimate. But in SDLC, we have lot of techniques to maintain proper schedule and cost estimation technique, जो हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे, जिसके शेड्यूलिंग में हम लोग टेक्निक जो फॉलो करते हैं गैंट चार्ट एंड पर्ट चार्ट, और कॉस्ट एस्टिमेशन का हमारे पास एक फुल प्रूफ मेथड है जिसमें कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है। वी हैव अ लॉट ऑफ टेक्निक्स और उसमें कस्टमर का भी सेटिस्फेक्शन होता है, मार्केट में भी गुडविल आपकी अच्छी रहती है। Next, cost and schedule are not re-estimated when requirement or development environment change. Means maintenance. तो जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, अगर प्लानिंग इस अकॉर्डिंग नहीं है या आपके पास एक फुल प्रूफ मेंटेनेंस मॉडल नहीं है, वेदर इट इज रिवर्स इंजीनियरिंग और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, और मेंटेनेंस कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स मिस्ड आउट, then it will also hamper your plan and your goodwill in front of your actual customer. Risk factors are not assessed or managed. तो जब हम प्लान करते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर I already discussed in the introduction of different models
SDLC मॉडल, तो उसमें मैंने एक आपको रिस्क फैक्टर जो कि इन्वॉल्व रखता है वो मॉडल, वो हमारा स्पाइरल मॉडल। तो रिस्क क्या है, रिस्क को कैसे असेस करते हैं, और कौन सा ऐसा मॉडल जो कि हमने स्पाइरल मॉडल आपको सजेस्ट किया है वो मॉडल हम यूज कर सकते हैं जिससे कि ये प्लानिंग हमारी इफेक्ट ना हो। ठीक है, अभी रिस्क क्या होता है, रिस्क के टाइप्स और रिस्क असेसमेंट विल बी डिस्कस्ड लेटर इन दिस यूनिट। Most software development organizations do not collect project data on past projects. So this will also hamper your plan or planning activities. I already discussed during the characteristics of planning yesterday's lecture कि आप जितने भी रिसोर्सेज है, इंफॉर्मेशंस जो उसमें ऑलरेडी प्री आपका जो कोई प्रोजेक्ट है या कोई प्री सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हैं कस्टमर्स, उन सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है। ये भी प्लानिंग का एक पार्ट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इफ दिस एक्टिविटी इज मिस्ड आउट ड्यूरिंग प्लानिंग, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम during the implementation of software project plan. Last, companies do not establish software development policies or processes. I will discuss later in this unit. There are two motivational certifications, or you can say that governing bodies which directly control and suggest different phases for good behavior of your product. Satisfaction level will be increased and motivational levels are also for your personnel, यानी डेवलपमेंट साइड के, वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ होगा, मैंने बहुत बार इनको डिस्कस भी किया है। एक तो ISO सर्टिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज CMM, full name is SEI CMM, Software Engineering Institution Capability Maturity Model, और 6 सिग्मा। ये सब कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन और जो गवर्निंग बॉडीज होती हैं जो अपने आप में रूल्स गवर्न करती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं, प्रोसेसेस को एस्टेब्लिश करने में, इंप्लीमेंट करने में हेल्प प्रोवाइड करती हैं, सो दैट ऑल द डेवलपमेंट प्रोसीजर विल go on smoothly. So these are some common major issues may be happen or arise during planning of software project. इस पे किसी को किसी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। सर स्टेप नंबर 6 को बस एक्सप्लेन करिए। Cost and schedule are not re-estimated when requirement or development environment change. ये मेंटेनेंस की बात है। तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चेंज का मतलब अब जो है हम डेवलपमेंट किस तरह से कर रहे हैं, यूजर की री रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, नई नीड को फुलफिल करने के लिए। मेंटेनेंस जो क्लासिकल सेंस में हम हमेशा बात करते हैं कि जो एरर है वो यूजर के साइड से। हालांकि मैंने आपको मेंटेनेंस के कई टाइप बताए थे, प्रिवेंटिव है, करेक्टिव है, जिसमें कि हम लोग शेड्यूल्ड मेंटेनेंस भी करते हैं। आप समझ रहे हैं, जो हम लोग फ्री या वार्निंग वाली या वारंटी वाली सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, विजिट प्लान करते हैं, वो भी मेंटेनेंस का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कॉस्ट एंड शेड्यूल, तो मेंटेनेंस की कॉस्ट या जो पीरियोडिक रिव्यू है मेंटेनेंस का, वो प्रॉपरली इस प्लान में मेंशन नहीं होता है और बाद में वो कभी कॉल होता है, तो देन आपके पूरे डेवलपमेंट प्रोसीजर और साथ ही साथ डिलीवरी प्रोसेस पे भी ये बैड इफेक्ट एक जो है इम्पोज होता है। मधुर, यस। एनीवन एल्स हैव एनी डाउट इन दीज 9 पॉइंट्स? बहुत अच्छे से समझिए बेटा। ठीक है, उसी कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। ये उसी का दूसरा पेज है, वो थोड़ा साफ नहीं आया था। मैट्रिसेस फॉर प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग धीरे धीरे कॉस्टिंग की ओर बढ़ रहे हैं, तो कॉस्टिंग से पहले प्रोजेक्ट का साइज एस्टिमेट करना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग डालिए, मैट्रिसेस फॉर प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन। विजय प्रकाश। यस सर। कल क्लास में थे नहीं थे? सर कल नहीं थे सर। हाँ, रजिस्टर देखना पड़ेगा, मुझे नहीं लग रहा है कि कल आप थे। पढ़ाई कैसी चल रही है? सर चल रही है। चल रही है मतलब? सर अभी वैक्सीन लगवाना थोड़ा। हेडिंग सबकी पड़ गई? सभी ने हेडिंग लिख ली बेटे? यस सर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और लिखना ही जरूरी है। एक ही इसका मेन जो प्रॉपर एक तरीका है, वे है स्टडी का, कि आप ड्यूरिंग क्लास लिखिए जरूर। So in order to able accurately estimate the project size, everyone need to define some appropriate metric or unit in terms which we can express the size of developed project. So there are two important matrices are there. First one is lines of code, LOC, and second है function point metric और estimation. इसको हम लोग FP के नाम से जानते हैं, function point. तो function point metric is based on the formula, while line of code is also based on logics and formulas. ठीक है, फर्स्ट हेडिंग बनाइए लाइन ऑफ कोड। बहुत पूछा जाता है लाइन ऑफ कोड, और फंक्शन पॉइंट मीट्रिक का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ही अगर आपको आ गया तो यू कैन एक्सप्लेन इजिली। लाइन ऑफ कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट मीट्रिक एंड हेल्पफुल टू अ लार्ज एक्सटेंट अप टू द लोअर एंड देन मीडियम रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर। उसकी जो मेजरिंग कैपेसिटी है, जो एरिया है, वो लोअर से लेकर के मीडियम और टू अ लार्ज एक्सटेंट यू कैन से दैट अप टू द लॉन्गर साइज आल्सो, लेकिन नॉट टू मच लॉन्गर और एक्यूरेट। बट जहां पे भी थोड़ा सा बजट कम है और आपको लग रहा है कि आपका सॉफ्टवेयर भी इजिली काउंटेबल है, एस्टिमेशन इसमें प्रोसेस इजिली हो पाएगा, देन वी गो थ्रू द this particular metric known as lines of code. So line of code is any line of program text that is not a comment or blank line regardless of the number of statement or fragments of statement on the line. मतलब जितने भी executable statements हैं आपके, executable, any import export, जो भी statement हैं और डिक्लेरेशन, ये सारे आपके जो हैं वो
सारे लाइन ऑफ कोड में इंक्लूड होते हैं। फर्दर उसी कंटिन्यूएशन में जो मैंने बात कही आगे, this specifically includes all lines containing program headers, declarations, executable and non-executable statements। एग्जीक्यूटेबल और नॉन एग्जीक्यूटेबल का मतलब होता है कभी कभी कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो किसी एक कंडीशन में तो एग्जीक्यूट होते हैं और दूसरी कंडीशन में वो नल एंड वॉइड की तरह रहते हैं, बट जैसे ही वो कंडीशन आपकी ट्रू होती है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। समझ में आ रहे हैं? जैसे अगर हम इफ और एल्स, तो कौन आया इतनी लेट से? आयुष सिंह, क्या बात है बेटे? आयुष प्रताप, यस सर। क्या हो गया? डिले कैसे हो गया बेटा? सर वो सर बाहर से सर सामान लेने गए थे इसी वजह। सामान समय पे लिया करो भाई। तो बारिश हो रही थी ना इस वजह से। तो जब हम इफ एल्स की बात करते हैं या किसी लूप की बात कर रहे हैं तो कोई एक स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता है, दूसरा आइडियल स्टेट में रहता है। व्हेन कंडीशंस और एनी सिचुएशंस फॉलो दैट पर्टिकुलर टर्म्स, दैट आइडियल स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली, लेकिन वो भी लाइन ऑफ कोड में काउंटेबल है। सो मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ साइज इज डिलीवर्ड लाइन ऑफ सोर्स कोड or number of lines of code finally delivered. Even after some deficiencies, LOC remains the most widely used counting method for determining the size is to count non-comment, non-blank lines. मैंने आपको बताया भी to a large extent हम कोशिश यही करते हैं कि इसी मीट्रिक को ही फॉलो करें। इजी होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है और साथ ही साथ यूजर को भी आप कन्विंस कर ले जाते हैं इससे। सो द एलओसी मेजर इज यूज्ड टू मेजर साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो आप कह सकते हैं कुछ अलग से मैट्रिक्स हैं, एलओसी तो हैं। एरर्स पर केएलओसी, किलो लाइन ऑफ कोड, डिफेक्ट्स पर केएलओसी, डॉलर पर एलओसी जहां पे आप कॉस्टिंग इसी पे बेस्ड कर देते हैं, पेज ऑफ डॉक्यूमेंटिंग पर केएलओसी, एरर्स पर पर्सन मंथ या प्रोग्रामर मंथ, एलओसी पर पर्सन मंथ, डॉलर पर पेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डिक्लेरेशन आर काउंटेड एज इंस्ट्रक्शन गिवन बाय योर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सुपरवाइजर, कमेंट्स एंड ब्लैंक लाइंस आर नॉट काउंटेड एज इंस्ट्रक्शन। ये ध्यान रखिएगा। मेन एडवांटेज है, जैसा आप देख भी पा रहे हैं, इसका एक ही एडवांटेज है, ये बहुत ही सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो आप एडवांटेज में ये एक एडवांटेज लिख सकते हैं। क्लियर, यू कैन कन्विंस द यूजर आल्सो, यू कैन कन्विंस योर कलीग्स आल्सो। ठीक है, लेस टाइम टू टेक इन ड्यूरिंग साइज एस्टिमेशन प्रोसेस। सो ओवरऑल एलओसी इज द simple to measure. Now there are number of limitations, or you can say that disadvantages of LOC. सुचिता लिख लिया एडवांटेज? सर एक्चुअली आज नोट्स ने बनाया, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है। क्या हो गया? सर फीवर है रात से। वैक्सीनेशन है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं सर, वो हो गया था। अच्छा, गरिमा नोट्स बन रहा है? इमरान, इमरान से कल भी बात नहीं हुई थी। इमरान सिद्दीकी, यस सर। नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं पैरेलली? यस सर, आज सर लेकिन नहीं बना रहे हैं सर। क्यों? शायद थोड़ा लेट तो ज्वाइन करने में। है? शायद थोड़ा लेट हो गया था ज्वाइन करने में।
कर रहे हैं। लेट हो गया था क्या, और क्या कर रहे थे? सर लेट हो गया था ज्वाइन करने में, इस वजह से। नहीं तो अभी बनाना शुरू करिए, अब क्या उसमें। यस सर, यस सर, यस सर, कर रहे हैं। मतलब सर ऐसा नहीं करिए भाई, ये ना सोचिए कि कोई नहीं देख रहा है। यस सर, सब बना रहे हैं सर, पिछले बने हुए नोट्स। जहां कोई नहीं देख रहा होगा वहां मैं हूँगा। यस सर। ऑलवेज देयर अराउंड ऑल ऑफ यू। अभी तो पहली मीटिंग छोड़ के चले गए, उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि सर हमसे पूछने लगे। आश्रय, यस सर। क्या क्या नोट्स लिखे हैं आपने अभी? आज के कितने पॉइंट लिखे हैं? सर वो पहले मेजर इश्यूज इन प्लानिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पूरे लिख लिखा है लिए तो ऑल 9 पॉइंट्स? नहीं सर, 5 लिखे सर। अगर अब मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया, इसमें नीचे के जो है 5 दे दिए या 4 जो बचे वो आपने छोड़ दिए, तब क्या करेंगे? सर अभी लिख लेंगे सर लेक्चर के बाद, तो अभी आप नोट देख। तो लिखते हैं आप? हाँ सर, अभी 5 लिखे हैं और सर अभी लिख लेंगे नहीं, बाद में। जो मैं सर नोट्स नोट देता हूँ वो नोट्स देख करके आप लिखते हैं, मैं ये पूछ रहा था। सर कभी कभी नहीं लिखते तो उसी से देख लेते हैं खोल के क्लासरूम से। वीडियो आप देखते हैं? सर वीडियो सर किसी किसी लेक्चर की सर देखी है सर। बस इतनी महीने से मैं वीडियो देखता हूँ, वो वहाँ पे अपलोड करता हूँ और आप उसको देखते ही नहीं। सर देखते हैं सर थोड़ा। बहुत ही गलत कर रहे हैं आप तो, डिमोरलाइज कर रहे हैं मुझे, जबकि मैं तो बहुत। नहीं सर देखते हैं सर। अभी देखिएगा मेरा इसके बाद 2 लगातार ट्यूट है, लेकिन उसमें भी मैं बीच में ड्यूरेशन जो गैप होगा उसमें इस वीडियो को मैं तुरंत अपलोड कर देता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा हो कि बच्चे जो है इधर बीच थोड़ा सा समय निकाले और नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उनको दिक्कत ना हो, तो अपना वीडियो देख के अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यस सर। लेकिन आप लोग थोड़ा सा मुझे डिस्करेज कर देते हैं, क्यों अभिनव श्रीवास्तव? यस सर। ये डिस्करेज वाली बात है कि नहीं है? हाँ सर। आप भी उसी में हैं? जी सर। यहाँ तो मैं जिसका भी नाम लूंगा वो सब उसी में आ जाएंगे। क्यों कशिश गुप्ता, सारे वीडियो देखती हो? यस सर। सही बता रही हो कि मतलब जो है ऐसी? अरे सर एक भले छूटा हो वरना सारे देखे हैं। कहीं लिखती जा रही हो कि ये पीछे देखा? नहीं सर, लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। नोट्स बन रहे हैं? यस सर। ठीक है, चलो चलो, एक ने भी देखा तो हमको थोड़ा सा इंकरेजमेंट तो होता ही है। शाश्वत, यस सर। वीडियो रेगुलरली देखे जा रहे हैं? यस सर, नोट्स बना रहे हैं सर देख के। वीडियो भी देखिए जरूर भाई। हाँ सर। देखिए, जब तो आप लोग अच्छा काम करते हैं और जैसे नोट्स भी बना रहे हैं, और इसके बाद जो हम लोग का फाइनल रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट का मतलब मार्क्स से मतलब नहीं होता है, रिजल्ट का मतलब होता है आपका जो मेन टारगेट है, जिस लिए आपने बीसीए में एडमिशन लिया, किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट। मैं आपसे शेयर ही करना चाहता हूँ, एक आपकी सीनियर है मांडवी चौहान, शायद जानते होंगे आप। जानते नहीं जानते? नहीं जानते सर जानते हैं। जानते हैं, मांडवी चौहान है। और उस बच्ची का लगभग 4 कंपनीज में उसने इंटरव्यू दिया, जिसमें भी उसने इंटरव्यू दिया उस सब में उसका सिलेक्शन हो गया। टीसीएस में हो गया, विप्रो में हो गया, डेलॉयट में हुआ, और एक और कोई कंपनी कोलेबरा करके कंपनी थी उसमें भी हुआ। डेलॉयट कंपनी तो थी, वो कॉलेज ने नहीं बुलवाई थी, वो मेरे अपने पर्सनल टर्म थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में सर हैं, उन्होंने बोला था, उनसे मुझे पता चला था ऐसी बात में। तो मैंने कहा हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स
भी हैं। उन्होंने कहा एलिजिबिलिटी का क्या, मैंने बताया अटेंडेंस भी अच्छी है और इस तरह से आपको स्टूडेंट्स वहाँ पे मिलेंगे। और फिर मैंने अपने लिंक से वो पर्टिकुलर इंटरव्यू का फॉर्म और सब चीज़ें ग्रुप पे शेयर की। फिर प्रिंसिपल सर को भी इंटीमेट किया परमिशन लेकर के, और गाइड किया बच्चों को, क्योंकि डिलॉयट बहुत ही अच्छी कंपनी है। और उसमें से 5 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। उसमें अब तक मांडवी सिंह चौहान की ही ज्वाइनिंग डेट आई है 26 जुलाई की, और डिलॉयट सबसे अच्छा पैकेज दे रही है। 4.5 तक का पैकेज है उसका। बाकी सब टीसीएस वगैरह 2.4 2 पॉइंट समथिंग, विप्रो भी लगभग इसी रेंज में है। उनके पेरेंट्स का फोन आया, क्योंकि ये सबको पता हो रहा है कि कहाँ से प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही, कैसे क्या हो रहा है, और थैंक यू वगैरह जो भी एक होता है वो बोला गया। और बाद में उसने यही डिसाइड किया कि वो डिलाइट में ही जाएगी, समझ रहे? तो थोड़ा सा ये अचीवमेंट है। अगर मुझे रिकॉग्नाइज किया गया और इनको ऐसा लग रहा है, हालांकि मैंने अपना सिर्फ काम किया, जो इनकरेजमेंट आप में से कुछ लोग, हो सकता है ज्यादातर लोग ना देखते हो, लेकिन अगर कोई एक भी बच्चा कहता है कि नहीं हम देख रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, मैं ये नोट्स बना रहा हूँ, भले ही वो झूठ ही क्यों ना बोल रहा हो, मैं देखने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये मुझे भी इनकरेज करेगा और आपके ही बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इनकरेज करेगा। और जब आप सच बोलते हैं तो आपको ज्यादा इंकरेजमेंट होगा। सभी लोग फी दे के अपना पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जब आप हमारी एक एक बात को फॉलो करेंगे तब आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जो लीक से हट करके जो एक हम आपको क्लू दे रहे हैं, जो डायरेक्शन दे रहे हैं, और आप वो काम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट कुछ अलग है। ये ध्यान रखिएगा। आफ्टर 1 ईयर इन 2022 आप देखिएगा आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा करेंगे, और वो ये जरूर रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं, ये जो हमारे डेली प्रोसेस हैं, यूज टू प्रोसेस हैं, रेगुलर प्रोसेस हैं, इनसे अलग होकर के सर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, सर की कोई बात जो हमने फॉलो की, उसकी वजह से मुझे ये सक्सेस अचीव हुई है और हम इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं। ये आपको खुद रियलाइज हो, समझ रहे हैं? एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो इसीलिए आपके काम, आपकी ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर जॉब, जो कि मेन प्राइम जॉब है आपकी, स्टडी करना, पढ़ना, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, वही एक दिन आपको काफी ऊपर तक सक्सेस, सक्सेस एक अलग चीज है, और सक्सेस को कंटिन्यू, और वो सक्सेस जो कि बाकी लोग नहीं अचीव कर पाते हैं, और आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा या उन बातों को जो कि लोग नहीं सुनना पसंद करते हैं, अभी भी हो सकता है कुछ लोग अपने दूसरे काम में एंगेज हो कि चलो सर ने थोड़ा सा ये बात कर रहे हैं, हमारा ब्रेक टाइम हो गया है, जो भी है, लेकिन जो बहुत ध्यान समझते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो वो कुछ अच्छा करते हैं और वो ये रिकॉग्नाइज जरूर कर लेते हैं। इस पूरे लेक्चर में कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे बात और कुछ ऐसे क्लूज जरूर होते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। नॉर्मल स्टडी प्रोसेस रेगुलर प्रोसेस से अलग हटकर, इसीलिए जब हम बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन की, डिस्टेंस लर्निंग की, और एक रेगुलर एजुकेशन, रेगुलर क्लास डिस्कशन की, ये डिफरेंस होता है और कंपनीज इनको हैंडल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग।
नेक्स्ट लिखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ एलओसी। तो क्या इसके डिसएडवांटेज हैं या लिमिटेशंस हैं? साइज कैन वेरी विद कोडिंग स्टाइल। तो राज राठौर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब कोडिंग करते हैं तो हमारी स्टाइल जो हमने लाइन पढ़ी है वो वेरिएशन उसमें रहता है। हो सकता है हमने वाइल लूप लिखा हो और वाइल लूप के बाद हमारा काम चल गया हो, लेकिन कुछ लोगों ने उसको डू वाइल से किया, कुछ लोगों ने फॉर लूप से किया, तो हमारे नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स जो है हमारे वो कम और ज्यादा हो सकते। तो साइज भी ठीक है। कोडिंग जो जब स्टाइल आप चेंज करेंगे, नेमिंग कन्वेंशंस, ठीक है, जैसे अब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होती हैं। आप सपोज करिए आप फॉर लूप भी यूज कर रहे हैं, तो हमने एक लाइन में पहले डिक्लेयर किया इंटीजर आई, ठीक है, जैसे सी की बात कर रहे हैं। यस सर। फिर फॉर आई लूप चला के हमने काम किया। लेकिन आप जानते हैं कि सी में अगर जावा हमने यूज किया है तो हम एक ही लाइन में जो फॉर लूप चला रहे हैं उसी में हम इंटीजर आई इक्वल टू दिस एंड फिर कंडीशन एंड फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही लाइन में सिंगल कर दें। सी में मुझे 2 लाइन लिखनी पड़ेंगी, यानी सी में आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। रादर देन जावा प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू राइट in that particular single statement about declaration of that particular indices I। तो उस केस में क्या होगा, और हम तो इसको ये तो समझा नहीं पाएंगे, लैंग्वेज से उनको कोई मतलब नहीं होता यूजर्स को, तो अब वो कहेगा ये एक लाइन तो हमारी बढ़ गई है। अगर थोड़ी बहुत उसको नॉलेज होगी या किसी ने उसको समझा दिया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप समझ रहे हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल जो प्रैक्टिकली हम लोग क्या फिट हो रहा है कि साइज भी कोडिंग स्टाइल से वेरी करता है। कोडिंग स्टाइल हो गई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, वो सब एक चीज में आता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है थोड़ा सा। फोकसेस ऑन कोडिंग एक्टिविटी अलोन, ठीक है, ये हमने आपको बताया कि केवल कोडिंग एक्टिविटी पे ही ज्यादा फोकस्ड है कि हमने कोडिंग एक्टिविटी कैसे की, तो उसी से साइज घटेगा बढ़ेगा। उस पहले वाले पॉइंट का थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन है। कोरिलेट्स पुअरली विद क्वालिटी एंड इफिशिएंसी ऑफ कोड। बहुत सारे ऐसे क्लेवर प्रोग्रामर्स होते हैं, अगर जो मैंने एक बात बताई कि उन्होंने कोई अच्छा एडवाइजर रखा हुआ है या कोई उनके अपॉइंटमेंट में है तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्लेवर प्रोग्रामर्स होते हैं जहां उनको लगता है कि नहीं, उनके पास एक अच्छा सपोर्ट नहीं है और आप ही होल सोल इंचार्ज है, उन्होंने बिल्कुल आंख बंद करके आपके ऊपर टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो हो सकता है कि आप क्वालिटी पे ध्यान ना देकर के लेंथ ज्यादा ध्यान दें, ठीक है, ये भी हो सकता है। पेनलाइजेस हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड रीयूज। तो साथ ही साथ जब हमारा जो मेन टारगेट क्या होता है कोडिंग में, हमने क्या बताया था, कोड रीयूजेबिलिटी। तो कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब हो गया कि हमने एक पर्टिकुलर टेम्पलेट या कोड लिखा और उसको हमने मल्टीपल प्लेस पे यूज कर लिया। जब इतने बार नंबर ऑफ मल्टीपल टाइम्स आप इसको यूज करेंगे, रिपीटिशन मिलेगा, तो आपका यूजर ये क्वेश्चन रेज कर सकता है कि ये वाला तो कोड आपने पहले भी लिखा था, अभी भी लिखा है, तो इसके पैसे कैसे ज्यादा हो सकते हैं। ये हमारे उस काउंटिंग में लेंथ में नहीं आना चाहिए। मधु जैन एग्री कर रहे हैं इस बात से? जी सर। तो जो हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जिनकी एक गुड और बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम कहते हैं गुड का मतलब बेस्ट, गुड तो बहुत छोटा हो, सुपरलेटिव फॉर्म, गुड बेटर बेस्ट का सुपरलेटिव फॉर्म, तो ये इसको पेनलाइज यानी डिस्करेज करेंगे। तो फिर कोड रीयूज का मतलब जो है हमने बार बार किया, और हम तो ज्यादातर कॉपी पेस्ट ही करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है ड्यूरिंग कोडिंग और प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर। तो फिर आप कॉस्ट ही आपकी नहीं निकल पाएगी, सब तो कॉपी पेस्ट रहेगा, और कहीं आपने मेंटेनेंस कर दिया तो पूरा पूरा कॉपी पेस्ट रहेगा। मेजर्स लेक्सिकल टेक्सचुअल कॉम्प्लेक्सिटी ओनली, डज नॉट एड्रेस इट स्ट्रक्चर और लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। ये भी एक डिस्कस प्रॉब्लम है। लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी जो हम कहते हैं बहुत टफ टास्क है, या इन सब पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। जो लाइन लिखी गई है
भले ही हमको उस इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम क्यों ना लगाओ, जो मैं आपको हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ इसमें एकदम बेस्ट सूटेड है कि हमने उसने कहा रेट्स आए और हम उसके बाद डिस्काउंट उसको अपने हिसाब से देंगे, पूरे बिल में डिस्काउंट देंगे, या रेट हमारे बढ़ करके आए फिर हम डिस्काउंट देंगे, या हम फ्लैट अमाउंट में डिस्काउंट देंगे। ये हमने बहुत मतलब बहुत एफर्ट लगा इसके लिए, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी टास्क, लेकिन उनको लग रहा होगा ये 2-4 लाइन का कोड है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ एड्रेस ही नहीं किया जाता है, सब कुछ बेस्ड है किस पे, लाइंस पे। डिफिकल्ट टू एस्टिमेट एलओसी फ्रॉम प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, सो नॉट यूजफुल फॉर प्लानिंग। प्लानिंग के लिए तो बिल्कुल यूजफुल नहीं है एलओसी। जब आप ज्यादा बड़े प्रोग्राम के लिए, बहुत बड़े लार्ज बजट वाले प्रोजेक्ट के लिए करते हैं तो बिल्कुल भी ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उतना ही चांसेस ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज रहता है, बढ़ता है। और सिर्फ कोड पे अगर आप बेस रहेंगे तो उसमें प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन ये सब होता ही नहीं है, एस्टिमेशन मेंटेनेंस की कोई बात नहीं होती है। तो ये जो मीट्रिक है ये हमारे लिए हार्मफुल है। ये बात सभी को समझ में आई? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप लिख सकते हैं। यस सर। नेक्स्ट है, थोड़ा सा इसका पेज थोड़ा सा नहीं ठीक है, जहां तक पढ़ने में आएगा बताइएगा। फंक्शन पॉइंट मीट्रिक, मैं बोल रहा हूं इसको लिखना बहुत जरूरी है, इसको मैं दोबारा से भी रीसेंड कर दूंगा। या पेज 64 राजीव मल की बुक का है ये, फंक्शन पॉइंट मीट्रिक। सो फंक्शन पॉइंट मीट्रिक हेडिंग जरूर बना लीजिए। दूसरी जो हमारी एफपी है, जो हमने साइज एस्टिमेशन यहाँ पे आपको बताया है, ये फंक्शन पॉइंट मीट्रिक एफपी, इसका नोट्स मैंने इधर से लिया है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये इसलिए। तो फंक्शन पॉइंट मीट्रिक इज कंप्यूटेड विद फॉलोइंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला देखिए लिख लीजिए, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो फंक्शन पॉइंट मीट्रिक का जो फॉर्मूला होता है लिखिए, एफपी इक्वल टू फंक्शन पॉइंट मीट्रिक एफपी, फंक्शन पॉइंट एफपी इक्वल टू, लिख रहे हैं सब लोग? जी सर लिख रहे हैं। लिखना ही पड़ेगा इसमें। हाँ सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। फंक्शन पॉइंट मीट्रिक एफपी इक्वल टू, फॉर्मूला लिख करिए, एफपी इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट्स इंटू 4, नंबर ऑफ इनपुट्स इंटू 4 प्लस नंबर ऑफ आउटपुट इंटू 5 प्लस, फॉर्मूला बड़ा है, नंबर ऑफ इंक्वायरीज, या जो क्वेरीज आप लिखते हैं ना क्वेरीज, वो एक्चुअली इंक्वायरी होती हैं। तो नंबर ऑफ इंक्वायरीज इंटू 4 प्लस नंबर ऑफ फाइल्स, जो आप फाइल इंपोर्ट करते हैं या इंक्लूड कराते हैं, या CSS, नंबर ऑफ फाइल्स इंटू 10 प्लस नंबर ऑफ इंटरफेसेस अगर आपने यूज किए हैं, नंबर ऑफ इंटरफेसेस इंटू 10। इन सबका सम आप कर दीजिए, जो भी इसकी वैल्यू आए उसके अकॉर्डिंग कॉस्टिंग कर दीजिए। फॉर्मूला सबने लिख लिया? अगर कहीं कुछ छूट गया हो तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, रिपीट कर दूं बेटे? लिख लिया सर। सर लिख लिया। नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ आउटपुट इंटू 5, नंबर ऑफ इंक्वायरीज या क्वेरीज जो आप एसक्यूएल में करते हैं, शुरू हो गया लिख के होती हैं इंटू। सर ये बुक में सर ये बुक में यूएफपी लिखा है, सर यू क्या है? हाँ
सर जो बुक में सर फॉर्मूला में यूएफपी लिखा है सर, यू क्या है, एफपी तो सर समझ गए। ये अनअलाइनमेंट, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स है। यूएफपी जो आप देख रहे हैं अनअलाइनमेंट अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट है। आप देखिए, इसके बाद आप ध्यान से देखिए, सारों को एक्सप्लेन किया गया है। जब आप इनपुट्स की बात करते हैं या आउटपुट की बात करते हैं तो ये भी यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है। इसके भी देखिए कुछ साइड इफेक्ट्स हैं कि इनपुट्स आप किसको कहेंगे, इनपुट्स का मतलब क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक फेज में हमें सिंगल इनपुट की जरूरत होती है, कहीं कहीं हमें जो इनपुट होता है वो हमारा लार्ज होता है। जब हम एम्प्लॉय की बात करते हैं, सपोज करिए अगर हम एक पेरोल सिस्टम की बात कर रहे हैं, जैसे आप सभी लोग ने डेटाबेस में भी किया होगा, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपने सबने पढ़ा होगा। तो जब हमने फाइल की बात की या नंबर ऑफ इनपुट्स की बात की, तो ये इनपुट इतने जरूरी भी हैं कि नहीं है, आप समझ रहे हैं? ये इतने रेलिवेंट भी हैं कि नहीं है? इनको कैलकुलेट करना, इन पे डिस्कशन करना और बाद में यूजर के सामने अपनी बात को प्रोड्यूस करना, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो इनके भी अपने इफेक्ट्स हैं। नंबर ऑफ आउटपुट्स, जिसमें कि आपके रिपोर्ट्स या स्क्रीन आउटपुट या कोई भी मैसेजेस, जैसे हमने कहा एरर मैसेज, तो हमने वो भी काउंट कर लिया। अब यूजर ये मानने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट को तो वो मान लेगा, स्क्रीन को तो मान लेगा, लेकिन किसी एक्सटेंट पे वो कहेगा भाई एरर मैसेज से मुझे क्या लेना देना है। लेकिन आपने तो उस पर काम किया, आपने वैलिडेशन लगाया, आपने उस पे जो एरर हैंडलिंग ट्राई कैच वाला जो भी आपने मेथड यूज किया हो या जावा स्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेशन आपने मेंटेन किया हो, आप तो उसको काउंट करेंगे, कोड करेंगे। तो ये अनएडजस्टेड अनअलाइनमेंट या यू कैन समटाइम्स से दैट अनडिस्क्राइब्ड फंक्शन पॉइंट्स होते हैं। बात समझ में आ रही मधुर? जी सर। हाँ, तो इसलिए हमने इसको अन नहीं रखा है, क्योंकि ये जब बहुत बड़ा लार्ज सॉफ्टवेयर होता है, बजट भी बहुत बड़ा होता है, तो ये चलता है। आई विल प्रोड्यूस यू नोट्स, तो आप इसमें देख भी पाएंगे, थोड़ा सा छोटा करके देखेंगे, नहीं तो मैंने आपको पेज नंबर दिया है राजीव मल का, वहां पे आप देखेंगे और आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। क्वेरीज में क्या करना है, क्वेरीज किस तरह से होनी चाहिए, कमांड्स, अगर कोई स्पेसिफिक एक्शन की जरूरत है, फाइल्स, ठीक है, इन सब के बारे में, इंटरफेसेस, ये सभी अनएडजस्टेड, अनडिस्क्राइब्ड, अनअलाइनमेंट, ये सारे टर्म्स होते हैं। लेकिन फिर भी लार्ज जब प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, बजट बहुत अच्छा है, यूजर के पास गुड टेक्निकल सपोर्ट है, गुड पर्सनल विद देयर, जो उनको समझाने के लिए जो उनके साइड से भी उनके जो है टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, देन you will be easily count this function point metric and calculate your cost. इसके अलावा भी हमारे पास देखिए, ये तो हमने लेंथ साइज करी सिर्फ कॉस्टिंग के लिए, हमारे पास इसके बाद भी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा टुमारो, वो हम आपको एक कॉस्टिंग का फुल प्रूफ फॉर्मूला बताएंगे। तो ये टेक्निक हमारे साइज एस्टिमेशन के लिए भी इफेक्टिव है और इससे हम कॉस्टिंग भी कर सकते हैं। अटेंडेंस लिख दीजिए सब लोग बेटे। So this is end of today's lecture. Attendance लिख के you can leave. और इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम है वो अपना यहाँ पे भी रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। I will address your problem. हाँ, अब सभी ने अटेंडेंस लिख लिए और
जिसकी भी क्वेरी है वो अपनी क्वेरी को रेज कर सकता है, बात कर सकता है, पूछ सकते हैं। कोई भी अगर और भी कोई प्रॉब्लम है, कल क्विज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फील फ्री टू आस्क। क्विज में टाइमिंग का जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शार्प 10 o'clock पे रिस्पांस बंद हो जाएगा बेटा, इसलिए ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा टाइम का। जी सर। So I think no problems are there. I'm going to stop.